जिसका नाम होता है क्लिनिक ऑनलाइन। इस सेगमेंट में हमारे हर शो में बुध के दिन एक डॉक्टर मौजूद होते हैं या डॉक्टर साहिबा होती हैं या डॉक्टर साहब होते हैं जो अपनी फील्ड में बेहद महारत रखते हैं और आपके बहुत सारे सवालात के जवाब जो आपके जहन में होते हैं एक हम टॉपिक रखते हैं और उस मौजू पे हम बात करते हैं डॉक्टर से। और आज का हमारा मौजू जो है बड़ा ही अहम है, वो है ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम। हमारे साथ इसी शोबे से रिलेटेड डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, सर्जन भी हैं वो। और आज इस शो में शामिल होने का सबसे पहले आपको हम तरीका बताते हैं, आपने शो में शामिल किस तरह होना है। शो में शामिल होने के लिए अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कीजिएगा 0321 3660303 पे। अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो आएंगे आप RJ हुमैरा सदफ के पेज पे। शो की ऑडियो स्ट्रीमिंग सुन पाएंगे, दुनिया भर में कहीं भी बन सकेंगे शो का हिस्सा। अपने रिलेवेंट सवाल जो इस मौजू से रिलेटेड होंगे आप हमें भेज सकते हैं। आज हमारे साथ जो डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं वो है प्रोफेसर नुसरत अनीस साहिबा। उनका नाम है, कंसल्टेंट हैं, जनरल सर्जन एंड लेप्रोस्कोपी MBBS उन्होंने किया है। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक़ है। आज अपने बहुत ही कीमती वक्त से उन्होंने वक्त निकाला और शो में तशरीफ़ लाई हैं। और सबसे पहले हम उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तो इतने मसरूफ़ होते हैं और इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं अपने शोबे में। हर डॉक्टर, चूँकि एक तो खिदमत खल्क भी है वो साथ साथ, और आप साथ साथ जो लोगों की ऐसी बीमारियां जो डायग्नोज नहीं हो रही होती आप फौरी तौर पर उनका हल निकाल के उनको सेटिस्फाई करते हैं। तो आप लोग एक मतलब अल्लाह ताला के बाद जो यहाँ पर एक ऐसे लोग हैं जो फरिश्ता सिफत जिन्हें कहा जाता है, जो कि लोगों के मसाइल का, बीमारियों का इलाज करते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत खुशामदीद आपको कहते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया। आज का जो हमारा मौजू है ये है ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम। और रेक्टम की वजाहत करने के लिए थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि बड़ी आंत का जो आखिरी हिस्सा होता है, लोगों को समझाने के लिए, उसमें से जब अचानक खून आना शुरू हो जाए तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। कुछ लोग ये जानते हैं क्या वजह है और कुछ नहीं जानते, और कुछ लोग सिर्फ परेशान होते हैं इस बात पे कि वो क्या वजह है कि हमें ब्लड आ रहा है जब हम वॉशरूम जा रहे हैं या रफ़ा हाजत के लिए जा रहे हैं। तो पहला सवाल आपसे यही होगा इसी मौजू से रिलेटेड कि जब किसी भी इंसान को पखाना करते हुए या उसके अलावा भी ब्लडिंग होने लगे तो उसकी वजूहात तो बहुत सारी होती हैं। तो अगर कभी कभी हो रहा है तो ये परेशानी की बात है, अगर रोज़ाना ऐसा हो रहा है तो फिर कितना परेशानी की बात है। और पहली फुर्सत में ऐसे पेशेंट को क्या करना चाहिए? देखें, ब्लीडिंग रेक्टम से होने के लिए मुख्तलिफ उम्र के हिस्सों में मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। बच्चों में भी ब्लीडिंग होता है, जो बच्चे कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, कब्ज़ की शिकायत होती है, रोते रहते हैं, स्टूल सख्त पास करते हैं, तो उनको बहुत कॉमन है, उनको भी ब्लीडिंग हो सकती है। उनको एक कंडीशन कहलाती है रेक्टल पॉलिप, यानी बिल्कुल आखिरी आंत के हिस्से में एक, आपने अगर फ्रूट में चेरी देखा हो तो एक डंडी के ऊपर गोश्त का लुथड़ा सा वो बन जाता है लटक के, वो कांस्टेंट जो है वो पुल होने की वजह से, तो वो बार बार उस स्टूल, जब हार्ड स्टूल पास करेंगे वो फटता है, उसमें से ब्लीडिंग होती है, वो बाहर भी निकलता है, वापस अंदर चला जाता है। एक चेरी की जैसी एक माएँ देख लेती हैं कि बच्चों को है, बच्चे भी खुद बता सकते हैं। और ये अर्ली टीन एज ग्रुप तक में भी ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। और अगर ये डेवलप हो जाए तो फिर हम उसको सर्जिकली निकाल देते हैं। अच्छा, फिर ये कि यंगर एज ग्रुप में दूसरी जो कॉमन प्रॉब्लम है वो फिशर होती है। पाइल्स, लोगों का दिमाग में नीचे से अगर खून आ गया तो सबसे पहले उनके दिमाग में पाइल्स आता है। अब वो नीचे तो 100 किस्म की बीमारियां हैं और वो हर बीमारी को पाइल्स ही लेबल करके आते हैं और आके शिकायत ये कहते हैं हमें पाइल्स हो गए। हमको पूछना पड़ता है भी अपनी तकलीफ बताएं, वो हम फैसला करेंगे कि पाइल्स है कि नहीं है। तो वो अपनी हर प्रॉब्लम को, नीचे से ब्लीडिंग हो या नीचे प्रॉब्लम पेन है या कुछ भी है, उसको पाइल्स लेबल कर देते हैं। तो यंगर एज ग्रुप में पाइल्स कॉमन नहीं है। यंगर एज ग्रुप में कॉमन है कि हार्ड स्टूल पास करने, यही बैड हैबिट्स, कब्ज की वजह से तो वो स्किन में क्रैक आ जाए तो उसको फिशर कहते हैं। और फिशर की वजह से स्टूल के मसल्स बिल्कुल टाइट हो जाते हैं और उनको मज़ीद कब्ज, जब वॉशरूम जाते हैं उनको लगता है कि उन्हें स्ट्रेन करना पड़ता है और ज़्यादा मुश्किल से स्टूल पास होता है, थोड़ा पास होता है, थोड़ा रह जाता है, दिन में फिर और जाना पड़ता है। और जब भी पास करें तो स्टूल पास करते वक्त या उसके फ़ौरन बाद उनको काफ़ी देर तक उसमें दर्द, चुभन, जलन महसूस होती रहती है। ठीक हो गया।
तो ये फिशर है, ये बिल्कुल एक अलग बीमारी है। जी। फिर और आप आ जाएं लेट 20s 30s इस एज में जी। पाइल्स बिल्कुल हो सकते हैं। जी। ये उन लोगों को हो जाता है, एक तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, वो उनका एक फैमिली में ये ज़रा जो खून की नालियां हैं उनकी दीवारें पतली होती हैं, कमज़ोर होती हैं। जी। अच्छा, इनको कांस्टेंट स्ट्रेनिंग की आदत है। आप जानते होंगे, कुछ लोगों को घरों में भी देखा होगा, वो जी। किताबें लेकर, रिसाले लेकर बाथरूम जाते हैं, जी। एक एक घंटा बैठे रहते हैं, गाने भी ऐसे। सुन रहे हैं, मोबाइल यूज़ हो रहा है और स्ट्रेन कर रहे हैं। और आपकी डाइट में अगर फाइबर कम है जी। तो स्टूल में आपको स्ट्रेन करना पड़ेगा और बहुत देर तक भी बैठना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी, वो दुरुस्त। उनको फिर ये अंदर जो है आपकी लाइनिंग के अंदर खून की नालियां रन कर रही होती हैं, तो वो गुच्छे गुच्छे से बन जाते हैं खून की नालियों के, ठीक है। उनको पाइल्स कहते हैं। जी। वो किसी वक्त ब्लीड कर जाए हार्ट स्टूल की वजह से, तो उस पे ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक। फिर बाद में और भी एज ग्रुप्स हैं, आपको अगर खुदा ना खास्ता बड़ी आंतों की सोजिश की बीमारियां हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं, मुख्तलिफ बीमारियां हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस कहलाती है। क्रोन्स डिजीज़ हमारे पास बहुत अनकॉमन है, बहुत ही कम होता है, जी। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसमें ज़ख़म पूरी आंतों में बन जाते हैं और ब्लीडिंग और डायरिया और पस आना और बार बार जलाब और ये बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। ऐसे ही है। तो वो इनको सोजिश की बीमारी जो है, हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में इन सारी चीज़ों को हम डाल देते हैं, उसके ठीक है। सबका ट्रीटमेंट अलग है। हाँ, बड़ी एज में आप 50-60 साल हो गई उम्र, पहली दफ़ा आपको ब्लीडिंग हो गई, जी। उसमें फिर हम ज़रा बहुत केयरफुल होते हैं कि हमको पहले एक्सक्लूड करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है, सब चेकआउट हम कर ले कि कहीं कोई खुदा ना खास्ता कैंसर तो नहीं जी। बड़ी आंत का बन गया। तो वो फिर सारे टेस्ट उनके एक अलग से टेस्ट होते हैं, क्लियर हो जाएं या जो भी है, बवासीर बनी हो या कुछ भी, तो उसको हर उम्र के हिसाब से सब चीज़ों की बीमारियों की जो सिम्टम्स हैं वो भी अलग है और उनका इलाज भी अलग अलग है। अच्छा, तो आपकी गुफ्तगू से जो मैं समझी हूँ वो ये है कि हम, ये एक मिथ है कि अगर जब भी ब्लीडिंग होगी तो हम उससे कंसीडर ये करें कि ये पाइल्स की वजह से हो रही है। ये मिथ तो क्या है कि इतना ज़्यादा हमारी उसमें इनग्रेंड है लोगों के दिमागों में। मुझे यकीन करें, मैं 32 इयर्स हो गए, आई एम अ कंसल्टेंट, लेकिन 32 साल से मैं वो जो 32 साल पहले लोगों को समझा रही थी, मैं आज भी वही बात उनको समझा रही हूँ। तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं है। और सब लोग जो आते हैं वो हमें हैरानी इस बात की होती है कि हमसे रुजू करने से पहले वो मोहल्ले वालों से और अपने रिश्तेदारों से ज़रूर रुजू करते हैं। बिल्कुल। और इस कौम को कुछ पता हो ना हो, एक दूसरे की बवासीर का हाल वो सब जानते हैं और वो मशवरे भी देते हैं और मशवरे देते हैं, इसको इलाज नहीं लगाइए कीजिएगा, ये दोबारा हो जाएगा, ये इसमें फिर ऐसे हो जाता है, इसमें फिर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, फिर इसमें ये दोबारा हो जाते हैं, ये बहुत ही बिस्तर बेड रेस्ट करना पड़ जाता है। इतनी मिथ्स हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। और इसी मिथ्स की वजह से आप अगर शहर में देखें तो जगह जगह आपको बवासीर सेंटर भी खुले हुए नज़र आएंगे। बिल्कुल ऐसे, जहाँ बस जादू टोना नहीं होता होगा, बाकी सब कुछ इलाज हो जाता है वहाँ पे। तो हम तो कभी कभी अपने आप को फजूल ही समझ रहे होते हैं कि हाँ, पढ़ लिख के जो है हमने तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। पब्लिक का जो मिजाज है और पब्लिक का जो सोचने समझने का अमल है, वो अपने लोगों से ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस होते हैं जी, और डॉक्टर की कम सुन रहे होते हैं। बिल्कुल। तो उन्हें समझाना हमारे लिए इन चीज़ों में बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ सुनने वालों को बताते चलें कि प्रोफेसर नुसरत अनीस साहिबा हैं, कंसल्टेंट जनरल सर्जन हैं, लेप्रोस्कोपी भी आप करती हैं, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में आप होती हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या टर्म है लेप्रोस्कोपी, ये क्या, इसके बारे में कुछ बताएं हमारे सुनने वालों को। देखें, लेप्रोस्कोप तो अब ये 80s से हो रहा है। इसका मकसद क्या है कि ये बिल्कुल पेट को पहले जो एक एक दो बालिश के चीरे लगा के खोल के अंदर काम किया जाता था, अब वो छोटे छोटे सुराख से औजार अंदर डाल के कैमरे के ऊपर देखते हुए हम वो काम कर सकते हैं।
बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो जैसे पित्ता निकालना अब हम लेप्रोस्कोप से कर लेते हैं। वो छोटा सा कट अगर बारीक बारीक से लगे हुए हों वो ज़्यादा अच्छा है, या एक बालिश का, पहले जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की तो हमारे उस्ताद तो एक एक बालिश के ही चीरे लगाया करते थे जी। पित्ता निकालने के ऐसे ही लिए, है, ऐसे ही। और लोग एक हफ्ता बिस्तरों में पड़े हुए हैं, हिलते जुलते नहीं, फिर बड़ी मुश्किल से खड़े हुए, एक एक लंबा मॉर्बिडिटी जिसको कहते हैं उसका पीरियड उनका गुजरता था। अब जो है छोटे छोटे सुराख करके पित्ता जो है हम अंदर गैस भरते हैं, पेट फुलाते हैं और अंदर अपने औजार डाल के कैमरा पे देख के जी। वो हम काम कर लेते हैं, चाहे पित्ता निकालना हो, चाहे जिगर का कोई काम हो, चाहे आंतों को काट के निकालना हो, या जो भी हो। ज़्यादा अब तो हर्निया हो, ये सारी सर्जरीज अब लेप्रोस्कोप से हो जाती हैं। बहुत उसका फ़ायदा ये है कि आपके बड़े बड़े कट नहीं लगते, आप 6 घंटे में खड़े भी हो जाते हैं, चल फिर भी रहे होते हैं, अगले दिन छुट्टी भी हो जाती है, और 2-3 दिन में आप अपने कामों को वापस लौट सकते हैं। ये अलग बात है कि हमारे लोग फिर भी एक हफ्ता जो है वो लेट के रेस्ट करना चाहते हैं और लंबी लंबी मेडिकल जो है छुट्टी मांग रहे होते हैं, तो उधर उसका मकसद तो फौत हो जाता है। लेकिन हाँ, ये कि छोटे छोटे कट्स बहुत जल्दी हील हो जाता है और आप आराम से अपना चलना फिरना रोज़मर्रा के मामूलात अपने काम करते रहते हैं। ठीक हो गया जी। 12:24 हो गए। सुनने वालों को बताते चले हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर मौजूद हैं। आज हम बात करें रेक्टल ब्लीडिंग के हवाले से, जिसको कुछ लोग बवासीर की वजह भी समझते हैं कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसकी वजह बवासीर हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोग समझते हैं कि कुछ इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से स्टूल पास करते हुए उन्हें ब्लीडिंग हो रही है, या पाखाने के वक्त अगर हम कहें उर्दू में बात करें तो अगर उनको ब्लड आ रहा है किसी भी वजह से, तो फौरी तौर पे आपको टोटके करने के बजाय, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा और रिश्तेदारों से पूछ के कुछ नुस्खे जो बताए जाते हैं वो करने के बजाय किसी अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करना ज़रूरी है। वो आपका अपना डॉक्टर हो सकता है, जो फैमिली डॉक्टर भी हो सकता है, या इसी शोबे से रिलेटेड कोई ऐसा डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि अगर आप उसको फौरी तौर पे नहीं ट्रीट करते तो हो सकता है कि वो कॉलोन का कैंसर में तब्दील हो जाए बाद में, या रेक्टल कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। तो बेहतर ये है कि फौरी तौर पे उसको एग्जामिन किया जाए और पता चलाया जाए कि वो आपको जो ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग हो रही है किस वजह से हो रही है। आपकी कॉल्स हम लेंगे थोड़ी देर में 0321 3660303 पे आपके कमेंट भी शामिल करेंगे। अगर मौजू के से रिलेटेड आपके कमेंट्स हैं तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए। डॉक्टर साहब, आप मलेशिया से हमें रबी साहब सुन रहे हैं, कमेंट्स कुछ पढ़ लेती हूँ साथ साथ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कहाँ कहाँ से आपको लोग सुन रहे हैं। मोहम्मद रबी साहब है मलेशिया से, रिजवान रिजवी कराची से सुन रहे हैं आपको, इरफान सलीम ने आपको सलाम कहा है बहुत बहुत। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे साथ अमित सिंह राजपूत साहब हैं और ये इंडिया से होते हैं, हमें सुनते हैं। वकास बाजवा कराची से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। कोई रेलेवेंट सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रेलेवेंट कॉल कीजिएगा। उस्मान गनी साहब, आपका शुक्रिया, आपके कमेंट्स का शुक्रिया। आरजे मोहम्मद निसार खरल साहब सुन रहे हैं जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आयशा कासिम है कराची से हमारे साथ और शो की तारीफ़ की आपने, डॉक्टर साहिबा को भी सलाम कहा आपने। वालेकुम सलाम। मिन्हा सुन रही हैं हमें और सुपर डुपर शो कहा आपने, गुड वर्क का, बड़ी मोहब्बत आपकी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कॉलर भी डॉक्टर साहिबा हमारे साथ हैं, देख लेते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल जो है ये ड्रॉप हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास सवालात हैं डॉक्टर साहिबा से करने के लिए, हम करते रहेंगे। आप रिलेवेंट सवाल कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब किसी भी पेशेंट को या किसी भी इंसान को ब्लीडिंग हो रही है रेक्टल से, और जब वो डॉक्टर के पास आता है तो एक उसके दिमाग में बहुत सारे सवालात होते हैं कि पता नहीं किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, कैसे टेस्ट होंगे। ख़ासकर फीमेल्स को जब ये मसाइल हों तो वो थोड़ा सा घबराती हैं डॉक्टर के पास जाने से, इसलिए वो पहले नुस्खों पर रिलाय करती हैं जो घर वाले उनको मशवरे दे रहे हैं। तो ये सुनने वालों के लिए आप बताएं कि कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं आप स्टार्ट में कि ब्लीडिंग जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है, क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका? देखिए, एक तो जब मरीज़ अपने कंप्लेंट करता है ना, जो अपनी तकलीफ़ बताते हैं, तो हमें उससे भी बहुत अंदाज़ा हो जाता है, मरीज़ की एज से, मरीज़ की तकलीफ़ बयान करने से। अब कोई बताएगा अगर हमें कि जी मुझे ब्लीडिंग होती है और टप 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 खून गिर जाता है और पेन कोई नहीं है,
तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज वो पाइल्स ही आएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर कोई पेशेंट ये कहेगा कि जी मुझे इतनी शदीद तकलीफ होती है, ब्लीडिंग कभी कभी हो जाती है लेकिन तकलीफ बहुत ज़्यादा है स्टूल पास करने में, और बहुत देर तक 2-4 घंटे तक वो दुखता रहता है, तकलीफ, चुभन, जलन महसूस होती रहती है, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं इतना कि वो डर के मारे खाना पीना छोड़ देते हैं कि भाई सुबह को बाथरूम जाना अवॉइड कर सकें। तो एक उनके अंदर डर खौफ सा बैठा हुआ होता है। तो ये एक बिल्कुल अलग प्रॉब्लम है। तो हमें पता चल जाता है उनकी शिकायत से कि इनको ज़्यादा लाइकली है कि फिशर की तकलीफ है, ज़ख्म बना हुआ है वहाँ पर। अच्छा, अब ये ओल्डर एज ग्रुप के लोग आएंगे और वो बयान करेंगे, अब उनका भी इसी तरीके से कि अगर मिक्स होके आ रहा है, बिल्कुल नया नया स्टार्ट हुआ है, ज़रा हम ख़तरे की थोड़ी घंटियां बजेंगी, हमें उन्हें बहुत अच्छी तरह से मुआयना करके उनकी सारी चीज़ें एक्सक्लूड करनी पड़ेंगी कि उनको कोई ख़तरनाक कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम तो नहीं है। और सबसे पहला तो ये होता है कि हमने उनकी बातों से अंदाज़ा लगाया, फिर उनका मुआयना करना है। अच्छा, फिंगर एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, तो उसमें फिंगर एग्जामिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि भाई आपको अंदर कोई खुदा ना खास्ता कैंसर का वो तो नहीं लग रहा कि कोई मास बना हुआ है, कोई आपकी सख्ती है, कोई गांठ बनी हुई है, तो वो एक्सक्लूड करना वो भी लाजमी हो जाता है। फिर हम एक छोटा हमारे पास आला होता है और 3-4 इंच लंबा, उसको हम प्रोक्टोस्कोप बोलते हैं। वो आला हम अंदर डाल के आंखों से लाइट में तो हमें बवासीर आसानी से नज़र आ जाता है। फिशर में तो जानने की ज़रूरत भी नहीं होती, वो तो बाहर ही पड़ा हुआ स्किन में क्रैक होता है, तो वो हमें बाहरी एग्जामिनेशन में नज़र आ जाता है। फिर और ये कि कोई पॉलिप है, कुछ है, वो सब चीज़ें हम एक एग्जामिनेशन पे एक्सक्लूड करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हमें पता है ये पाइल्स है या जो भी कुछ है, ओल्डर एज ग्रुप में जैसे हमको और इन्वेस्टिगेट करना है, तो हम उनकी सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी एडवाइस करते हैं कि पूरी आंत का एग्जामिनेशन हो जाए, ताकि कोई खुदा ना खास्ता आंतों में जो है वो कोई पॉलिप बन जाते हैं, आंतों में कहीं कैंसर तो नहीं है, आंत में कुछ और मसले तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई सोजिश की बीमारी जिसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं वो तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हमें एक्सक्लूड करके उनका मुआयना करना पड़ता है। खुदा ना खास्ता उसमें कोई सस्पिशियस चीज़ हमें नज़र आ जाए तो ज़ाहिर है मज़ीद हमें फिर उनके सारे ब्लड टेस्ट या उनका सीटी स्कैन या एमआरआई या जो भी कुछ टेस्ट कराने हैं वो सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मेजॉरिटी लोग जो है वो ओपीडी के मुआयने में ही हमें पता चल जाते हैं। हमारे यहाँ वेस्ट के मुकाबले में कैंसर कम है लेकिन मिस हो सकता है, चाहे यंगर एज ग्रुप में भी कैंसर्स होते हैं। आपको ये मुआयना करना ज़रूरी होता है, आपसे मिस नहीं हो जाए कोई ऐसी चीज़ जिसको आप लेबल कर दें या समझ लें कि ये तो पाइल्स है और कुछ भी नहीं है, और खुदा ना खासा अंदर कोई ख़तरनाक चीज़ मौजूद हो तो हमसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो हम अपना तरफ से ये फिंगर एग्जामिनेशन या प्रोक्टोस्कोपी तो लाजिम है एज आउट पेशेंट। डॉक्टर साहब, यहाँ रिजवान रिजवी हमें सुन रहे हैं, कमेंट्स में उनका एक सवाल है कि ऑनरेबल गेस्ट से ये पूछना मैं चाहता हूँ कि जो कॉन्स्टिपेशन होता है किसी भी शख्स को या यंगर एज में होता है तो इसके क्या रीज़न्स होते हैं और किस तरह इससे बचा जाए? देखें जी, ये जो कॉन्स्टिपेशन है, मैंने कहा ना, एक तो आपकी डाइट में पानी की कमी है, आप पानी कम पीते हैं, गर्मी के इलाकों में रहते हैं लेकिन पानी बहुत कम पीते हैं। फिर डाइट में आपके फाइबर की कमी है, आप सिर्फ जो है वो गोश्त, मुर्गी, अंडा खा लिया, लेकिन आप सब्जी, आप लोगों से पूछे जी सब्जी नहीं खाते, कोई भी सब्जी नहीं खाते, सलाद नहीं, तौबा, सलाद कभी नहीं खाएंगे, है ना। तो हरा पत्ता, हरी सब्जियां, सैलड और फ्रूट, ये फाइबर वाली चीज़ें जो लोग कम खाएंगे तो लाजिम है कि उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और फिर कुछ लोगों को आदत है कि सुबह अगर आपको जिस वक्त आपको बाथरूम जाने की हाजत हुई है उस टाइम पे नहीं जाएंगे, कुछ और काम में लग जाएंगे। ये यंग मदर्स में बहुत कॉमन है, वो बच्चा उसको देख रही हैं, उसको स्कूल भेज रही हैं, उसका वो अपनी जो बाथरूम की कॉल है उसको इग्नोर करती हैं कि अच्छा अभी नहीं, बाद में चले, बाद में आपको अर्ज ही नहीं हुआ, फिर सेकंड डे जो है वो हार्ड स्टूल हो गया और उसने वहाँ पे कट कर दिया या स्ट्रेन करना पड़ा या जो भी कुछ है। तो आप अपनी नेचर की कॉल को अगर इग्नोर करेंगे और फिर किताबें लेके बैठने का शौक है, बाथरूम सबसे ज़्यादा सबके लिए मनपसंद टाइम, फेवरेट टाइम है, माँ बाप से भी छुप के बैठ जाए, अपना जो है वो मोबाइल लेके बैठ जाए, टाइम कुछ गुजार ले वहाँ। तो ये सारी आदतें हैं ना, इनको बैड हैबिट्स बोलते हैं। फाइबर कम,
और बैड हैबिट्स, ये जो दोनों मिलके ये चीज़ें ठीक कर लें तो सब, एक्सरसाइज करना लाजमी है, अच्छी डाइट, फाइबर वाली डाइट खाना लाजमी है, पानी पीना लाजमी है। जब नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। फिर जब मुसलसल कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसके बाद आपको पाइल्स होते हैं, और जब पाइल्स होते हैं उसमें दो तरह के पाइल्स होते हैं। एक तो जिसमें आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही, और एक है जिसमें से ब्लीडिंग हो रही है। एक तो सिर्फ मस्से होते हैं और एक में से खून आता है। अच्छा, जो लोगों से हमने सुना है। दूसरी बात ये कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन मुसलसल है और पाइल्स भी हैं तो फिर ये ज़्यादा नुकसानदेह होता है कि उस दौरान आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं, आपको मुसलसल कब्ज़ देखिए है। ये भी जो है ना, ये एक्सटर्नल, ये जो पाइल्स हैं जो ब्लीड नहीं करते हैं और पाइल्स हैं जो ब्लीड करते हैं, देखो पाइल्स होते ही अंदर से स्टार्ट होते हैं ठीक है। और उनका पहला स्टेज ही यह है कि वो सिर्फ ब्लीड करते हैं, ठीक है। बाहर कुछ भी नहीं होता। ठीक है। फिर दूसरा स्टेज है कि भाई वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो बाहर निकलते हैं लेकिन अंदर वापस चले जाते हैं, स्ट्रेन करने में बाहर निकलते हैं, थोड़े से आपको महसूस हुआ अंदर चले गए। ठीक है। तीसरे स्टेज में है कि वो बाहर है, आपको अपने हाथ से पुश करके अंदर करना पड़ता है। चौथा स्टेज होता है कि वो बिल्कुल बाहर ही निकल गए हैं या अंदर भी नहीं जाते और बाहर उनके साथ स्किन भी लटकी भी है। जो आप बात कर रही हैं कि ये जो जिसको बादी बवासीर लोग समझते हैं, देखिए वो ये फिशर जो क्रैक आता है स्किन में, उसकी वजह से जब आपके पट्टे जाम हो जाते हैं और आपको स्ट्रेन करना पड़ता है तो वो बाहर की तरफ स्किन खिंच खिंच के लटक जाती है ना, उनको स्किन टैग्स बोलते हैं। लोग उसको समझते हैं कि ये जो पेन हो रहा है ना, ये बादी बवासीर है। ये बादी बवासीर नहीं है, ये फिशर की वजह से पेन हो रहा होता है और स्किन आपकी लटक जाती है खिंच के, एक्सटर्नल टैग्स बन जाते हैं, स्किन टैग्स बनते हैं, हम उसको एक्सटर्नल पाइल्स भी बोल सकते हैं। तो ये और जो ट्रू पाइल्स है ना, इनमें फर्क है। और ट्रू पाइल तो अंदर ही से स्टार्ट हो रहे होते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, जबरदस्त। चले, आपने ये भी क्लियर कर दिया। मेरे जहन में जो एक सवाल था वो मैंने आपसे पूछा, और सुनने वालों को बताते चलें एक बार फिर डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कौन मौजूद हैं ये हम साथ साथ बीच में बताते रहेंगे आपको, ताकि आपको पता हो कि मौजू क्या है और आपने क्या बात करनी है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर नुसरत अनीस साहिबा, कंसल्टेंट जनरल सर्जन एंड लेप्रोस्कोपी में महारत रखती हैं ये, और MBBS हैं, FCPS हैं, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से ताल्लुक़ है। आज का हमारा मौजू गुफ्तगू है या टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम। ये बड़ी आंत के आखिरी हिस्से से खून आना, जिससे जब खून आता है तो लोग उससे बवासीर समझते हैं, पाइल समझते हैं, खुद ही अज्यूम करते हैं और खुद ही उसका इलाज करते हैं। आज का शो करने का मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस हो कि ये जो ब्लीडिंग आपको हो रही है उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, और ये एक डॉक्टर ही एग्जामिन करके आपको बताएगा कि आपको कोई भी मसला किस तरह से हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, और उसके बाद में क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब पाइल्स हो जाते हैं किसी को तो लोग कहते हैं अब तो पाइल्स हो गए, अब तो ये सारी ज़िंदगी ठीक नहीं होंगे, तो क्या ये क्यूरेबल हैं? ये ठीक हो जाते हैं बाद में किसी भी तरह किसी ट्रीटमेंट से, या ये सारी ज़िंदगी आपके साथ रहते हैं और आपको सिर्फ अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना? देखिए, मैं अगर 100 लोग बैठे हुए हो ना OPD में, अगर 100 लोगों को चेक करूं तो उसमें से बहुत सारे लोगों के पाइल्स नजर निकल आएंगे, लेकिन उनको प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ठीक है। तो जाहिर है हमें कुछ नहीं करना। ठीक है। अब प्रॉब्लम थोड़ी सी ब्लीडिंग अगर हो रही है तो हमें पता चलेगा ना कोई प्रॉब्लम है, और उनको वो आएंगे मुआयना करने तो पता चलेगा कि उनको पाइल्स हैं। हाँ, एक दफ़ा हमने बता दिया आपको कि अभी आपके 1st डिग्री पाइल्स हैं और इक्का दुक्का दफ़ा आपकी कोई ब्लीडिंग हुई है, कुछ है, तो आप अपना लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली चेंज करेंगे। आप पानी पीना शुरू करें, फाइबर लेना शुरू करें, और कॉन्स्टिपेशन नहीं रखनी है आपको। तो ये सब चीज़ें तो जाहिर है, एक्सरसाइज करें, जो भी कुछ। ये बहुत सारे लोग हो सकता है फिर कभी इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, फाइबर लेना शुरू कर देते हैं, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाज लोग जो है वो नहीं उस पे अमल करते, उनके स्टेजेस ना आगे बढ़ता जाता है मामला। तो बस इनको अपनी लाइफस्टाइल तो लाजमी चेंज करना है, और फिर स्टेज में प्रॉब्लम क्या दे रहा है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या, हम तो कुछ नहीं करेंगे ना, चाहे हम भी कितने भी बड़े अंदर हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा तो हमें कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। यानी प्रॉब्लम शुरू तब होगी जब यहाँ तो आपको जब ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। ब्लीडिंग स्टार्ट, देखिए पेन नहीं होता ना पाइल्स में, पाइल्स पेन होता है फिशर में।
ठीक है। वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए कि रोज सुबह को आपको बाथरूम जाना है और उसमें सिवियर पेन हो रहा है, आप डर के मारे बाथरूम नहीं जा रहे, खाना पीना छोड़ रहे हैं कि ना स्टूल आए ना हमको पेन हो, लेकिन वो फिशर है, वो पाइल से कोई ताल्लुक नहीं है उस चीज का, वो क्रैक आ गया है आपके स्किन में। ठीक है। ठीक है, पाइल्स एक अलग चीज है, उसकी ब्लीडिंग आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप स्टूल पतला रखेंगे, स्टूल फाइबर वाला होगा, वो आपको नहीं छीलेगा और वो प्रॉब्लम हो सकता है आपको फिर कोई मसला ना हो। इक्का दुक्का दफा कभी छोटी मोटी ब्लीडिंग हो गई तो उसमें कोई इतनी परेशानी की बात तो होती नहीं है। अच्छा, स्टूल पास करते हुए किसी को ब्लीडिंग भी है और ब्लीडिंग के साथ साथ पेन भी है, तो ऐसी सूरत में उसको क्या करना चाहिए? ये तो फिर मैंने बताया ना, पेन होना तो मतलब ये है कि वहाँ पे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि फिशर हुआ हुआ है, क्रैक हुआ हुआ है। उनको भी यही करना है, खूब पानी पिए, स्टूल पतला रखें, गर्म पानी की टकोरे ले लें, हम ऑइंटमेंट भी दे देते हैं जो उनको जगह को नम करती है या हीलिंग में मदद करती है। तो ये सारी चीज़ें, पेन किलर भी कोई ले लें, ये सब चीज़ें इनको। और फिर अगर बार बार अगर हो रहा है, और इसलिए फिशर में एक प्रॉब्लम है कि वो हीलिंग कर देता है, लेकिन किस वक्त आपने अचानक से फिर हार्ड स्टूल पास कर दिया, वो बार बार हो जाता है। ख़ास तौर पे वो औरतें जो जचगी में होती हैं और कॉन्स्टिपेशन उनको हो जाता है, उनको बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है ये। तो ये आप अपना खुद से मामला कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, अगर ये बार बार प्रॉब्लम हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो जाहिर है फिर हमें कुछ करना पड़ेगा आपके लिए। जी, तो सुनने वालों को दोबारा बता दें जी, आप ZUFM 98.2 सुन रहे हैं, मुझे हुमैरा सदफ कहते हैं, हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर आज मौजूद हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे भी क्लियर हो रहे हैं, यकीनन आपके भी क्लियर हो रहे होंगे। जो मिथ्स हमारे जहन में होती है, जो हम सुनते हैं अपने घरों में या फैमिली में, रिश्तेदारों में कुछ इशूज़ होते हैं, जो वो हमें बताते हैं, वो हमारे जहन में एक मिथ बन जाती है कि ये ऐसा होता होगा। तो आज बहुत से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, यकीनन आपको भी फ़ायदा हो रहा होगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव शो है, ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम आज का टॉपिक है। प्रोफेसर डॉक्टर अनीस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आपका कोई सवाल है आप ज़रूर कीजिए। शमशाद खरल साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा लाला रुख सुन रही हैं, सलाम कह रही हैं, वालेकुम अस्सलाम। और आकिब अली ने भी सलाम कहा है जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। काजिम सईदी भी हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। और बवासीर से मुतल्लिक, जिसे हम पाइल्स भी कहते हैं, और रेक्टम से मुतल्लिक कोई मसाइल हैं या स्टूल पास करने में आपको कोई तकलीफ़ का सामना है या ब्लीडिंग का सामना है, कोई ऐसा इशू या आपकी फैमिली मेम्बर्स में है, तो आप ज़रूर कॉल कीजिए और बता सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर 032136600303 है। अच्छा डॉक्टर साहब, रेक्टम कैंसर जो है पाकिस्तान में कितना कॉमन है, और इसके जो पेशेंट आपके पास अगर आते हैं या कम भी है अगर, तो ये ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है या मर्दों? रेक्टल कैंसर हमारे पास इतना नहीं है जितना वेस्ट में है जी, लेकिन उसको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है ना। अब यंगर एज ग्रुप में मेरे पास पेशेंट आ चुके हैं लेट 20s में जी, और उनको पाइल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था, किसी ने अंदर एग्जामिनेशन नहीं किया, फिंगर भी डालने पे हमें पता चल गया कि इनको कैंसर है। और फिर अनफॉर्चुनेटली चूंकि यंग एज ग्रुप में लोग सस्पेक्ट नहीं कर रहे होते, तो वो उमूमन लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, तो बड़ा उसमें दुख होता है। तो ये वेस्ट में देखें, जैसे ये बहुत कॉमन है ना, तो जैसे यहाँ हम ब्रेस्ट कैंसर में मेमोग्राफी का बोलते हैं कि भाई आप 45-50 साल की उम्र में अपना मेमोग्राम कराना शुरू कर दें ताकि स्क्रीनिंग हो, ताकि हमें पता चल सके, तो और बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए। इसी तरह वेस्ट में ये कोलोनोस्कोपी जो है ये यंगर एज ग्रुप में स्टार्ट कर देते हैं। ये भी इसकी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर। सही। तो कितना अच्छा हो अगर हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं ये ऑफ़र करें कि जी हर 50 साल से बड़ी उम्र की खातून का मेमोग्राम होना है, या ये कि हर 40 या 50 साल की उम्र में सबकी कोलोनोस्कोपी होनी है। तो ये कितना अच्छा हो ना, अर्ली कैंसर्स डिटेक्ट होना शुरू हो जाए। तो इसमें आपको सस्पिशन हाई रखना होता है, ये नहीं कि आप अपना इग्नोर करें और मुआयना ठीक तरीके से ना करें। जी। तो कैंसर तो जाहिर है कोई भी कैंसर तकलीफ दे तो होता है। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा जो लोग बैठते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड यूज़ करते हैं ज़्यादा, यानी बाहर से जंक्स फूड का इस्तेमाल करते हैं, पानी की कमी आपने बताया, और ग़िज़ा में अगर आपकी फ़ाइबर नहीं है खुराक में, तो ये वजह सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन की बनती है, और मुस्तकिल कॉन्स्टिपेशन से फिर ये आप पाइल्स का शिकार होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिसमें फ़ाइबर हो, जैसे कि आपने बताया फ्रूट्स भी हैं उसमें, आपने कहा सब्ज़ियाँ भी हैं, सैलड भी है, और क्या चीज़ें हैं जो इंसान अपनी खुराक में शामिल रखे अगर वो कॉन्स्टिपेशन का मरीज़ है?
कॉन्स्टिपेशन देखिए कोई अलग से बीमारी तो है नहीं है, तो आपकी आदतों पर है। जी, ये कोई बीमारी नहीं है। कोई भी चलता फिरता इंसान अचानक अगर 2 दिन खाना ना खाए, पानी ना पिए, फाइबर ना ले, उसको भी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ऐसे ही है। ये तो आपकी आदतों पर है कि आप कितना अपने आप को फिट रखना चाहते हैं और कितना हेल्दी डाइट लेना चाहते हैं। जाहिर है प्रोसेस्ड फूड और आजकल बच्चे जो हैं वो नहीं खाते हैं, सब्जियां नहीं खा रहे, फ्रूट। लेकिन फिर मैं ये कहूँगी कि ये जो है ये फॉल्ट थोड़ा सा माँ बाप को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा तो जब भी खाना शुरू करेगा ना 6 महीने की उम्र से, आप उसके जो भी जायका उसको देंगे, बच्चे के मुंह में डाल देंगे, वो उसको उसका जायका आ जाएगा। अगर आपने उसको 2-3 साल तक कोई सब्जी ही नहीं खिलाई है, कभी उसको हाथ में खीरा नहीं दे दिया कि भाई चबाते रहो, कभी कोई चीज़ हरा पत्ता, गाजर, मूली, मतलब ये सब चीज़ें कभी खाई नहीं है बच्चे ने, तो बहुत चांसेस हैं कि वो फिर बड़े होकर भी नहीं खाएंगे। जी, ऐसे ही है। तो इसलिए अपने बच्चों को जो है ये बेस्ट, देखिए स्नैकिंग करनी हो ना, आपको भूख लग गई दोपहर को या 10 बजे 11 बजे भूख लग गई है, 4-5 बजे भूख लग गई, सबसे अच्छा स्नैक ये है कि आप सैलेड बना के खा लें। जी। है ना, उसके अंदर कुछ भी आप चिकन का टुकड़ा भी डाल दें, कुछ भी डाल दें, लेकिन सैलेड, हरा पत्ता, गाजर, मूली, ये सब चीज़ें खाएंगे। आपको पपीता देखा है मैंने, लोग खाते नहीं है बिल्कुल भी पपीता, मतलब उसको एक मेडिसिन समझ के खाया जाता है। हमें उनको एडवाइस करना पड़ता है कि आप 1-2 फांक पपीता रोज खा लिया करें, तो वो पता चलता है कि वो एज अ नॉर्मल फ्रूट लोग खाते ही नहीं है। उसको बीमारी में खाने वाला फ्रूट समझ जाता है। है ना। तो जिन लोगों को ये आदत है, अब खीरा है, खीरे को अगर आपने छिलका उतार के खा लिया तो बचा क्या, सारा फाइबर तो निकल गया। अच्छा, है ना। तो जिस खीरे को छिलके के साथ खाएं, जिस चीज को छिलके के साथ खाया जा सकता है वो छिलके के साथ ही खाएं। हमने नहीं कहा कि आप तरबूज भी छिलके के साथ खा लें या गर्मा भी छिलके के साथ खाएं, लेकिन जैसे एप्पल्स हैं वो आप छिलके के साथ खाइए, आप खीरा है छिलके के साथ खाइए, तो जो खाया जा सकता है उसको जरूर छिलके के साथ खाएं। अच्छा, ये जितनी भी प्रॉब्लम जिनका हम तस्करा कर रहे हैं, अगर आप में से किसी को भी इस तरह का कोई इशू है या आपकी फैमिली में है, तो सुनने वालों से कहेंगे आप कॉल करके डॉक्टर साहिबा से बात कर सकते हैं और इनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में कब कब मौजूद होती हैं ये हम इनसे अभी पूछ लेंगे, ताकि आपको इनकी डेट्स पता लगें, क्लिनिक जब भी करती हैं या OPD करती हैं तो वो भी हम जानते हैं। आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। RJ हुमैरा सदफ़ के पेज पे आएंगे, www.facebook.com/RJ हुमैरा सदफ़ ऑफिशियल। कॉलर मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वाले, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम है बेटा। अब्दुल अजीज मेमन बात कर रहा हूँ, कराची के सबसे बड़े इलाके नाजमाबाद 2 नंबर से। खुशामदीद कहते हैं जी आपको, फरमाइए। थैंक यू। और ये हमारी जो डॉक्टर साहिबा है, माशाल्लाह अल्लाह इनको खुश रखे, सलामत रखे, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात बता रही, बहुत अच्छी। मैं जो खीरा जो है ना हमको छिलके उतार के खाता था, अभी मेरे को अक्ल आ गई। सही, अभी इन्होंने बताया, हालांकि तो मैं उसका बड़ा शौकीन हूँ, खाता हूँ, मैं तो बचपन से खाता हूँ। सही कह रही है, बचपन में जैसे मेरी अम्मी ने भी जो है ना हमारे को गाजर हाथ में दे दिया कि चबाते रहो, खीरा दे दिया, ककड़ियाँ दे दी, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बात सही है कि फिर हमारे को जायका आ जाता तो हम लोग अभी शौक से खाते। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल दुरुस्त कहा। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि गाजर भी जो है ना, तो उसका भी मैंने देखा लोग छिलके उतारते हैं, जो होता तो नहीं है छिलका, लेकिन फिर भी क्या है उनको भी ऐसे ही खाया जा सकता है। और ककड़ी भी वो तो मुकम्मल ही खाई जाती है, लेकिन गाजर के मामले में पूछना था मुझे। तो वैसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की है, मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ माशाल्लाह। जी मेरी भी। अभी मैंने खीरा भी, जो लोग छिलके उतारने वाले ना, सबको मैं कॉल करके बता रहा हूँ कि उतारना नहीं, मेहरबानी करके 2 लोग खा लो। ठीक है, चले अभी हम आपका जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल अजीज मेमन साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। दुआओं का बहुत शुक्रिया, आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा ये पूछ रहे हैं कि जैसे कि अभी गाजर, देखिए गाजर तो बिल्कुल एक ही जैसी होती है ना, अंदर बाहर। जी। खीरा डिफरेंट होता है कि बाहर एक छिलका होता है और अंदर उसका गूदे के तरह सब्जी होती है ना। तो वो तो खाया जाता है, उसको धो के आप खा लें, छिलका नहीं उतारे हैं। गाजर में जो है ऊपर थोड़ा सा, चूंकि वो ज़मीन के अंदर से निकला होता है, वो ऊपर की लेयर को थोड़ा सा हम स्क्रैप करते हैं, छील देते हैं, लेकिन अंदर तो पूरी सब्जी एक ही जैसी मौजूद है ना। गाजर को हल्का सा स्क्रैप करके, साफ करके, तो उसका ज़मीन का जो वो है सब चीज़ निकल जाता है। अच्छा, दूसरा टमाटर को भी हम खा सकते हैं छिलके के साथ? टमाटर भी छिलके के साथ खाइए, बिल्कुल शौक से खाइए।
ठीक है जी, तो अब्दुल अजीज मेमन साहब आपको जवाब मिल गया। मजीद किसी का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, किसी भी हवाले से आप कॉल मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि क्या उन्होंने अपनी एज बताई 50s में? जी 50s में, मतलब 50s में उनको पता चला कि छिलके के साथ खा लेना जी चाहिए। आपने बताया ना उनको आज तो ये एक अच्छा हुआ कि एक इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू और हमारे चैनल के जरिए लोगों तक पहुंची है। बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी तारीफ कर रहे हैं आपकी, और पढ़ लेते हैं कमेंट। सिकंदर शाह साहब हमें सुन रहे हैं दुबई से। डॉक्टर साहिबा सज्जाद हुसैन मलिक साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम प्यारी शहजादी बेटी और आपकी खूबसूरत गेस्ट डॉक्टर साहिबा को हसीन बज़्म में खुशामदीद। माशाल्लाह बहुत उम्दा लाजवाब इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एब्डोमिनल अल्सर के बारे में पूछा है रिजवान रिजवी ने। गो कि ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन इस पे नहीं, इनको इन्होंने जो बात पूछी है, देखें बड़ी एज में या किसी भी एज में कभी हमें कॉल भी आती है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। अब वो ब्लीडिंग का कलर जो है ना, अगर बिल्कुल ब्लैक आ रहा है ना, बिल्कुल ब्लैकिश ब्लड आ रहा है, तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि ये ऊपर मैदे से या मैदे के फ़ौरन बाद, जिसको हम डूडनल अल्सर बोलते हैं या स्टमक का अल्सर, जो तेजाबियत की वजह से अल्सर वो अचानक ब्लीड करने लगे, वो कहाँ जाएगा? जरूरी नहीं है कि वो पेट से ऊपर वापस उल्टी में बाहर निकले। वो अगर स्लोली ब्लीड कर रहा है तो वो आंतों से होता हुआ ही निकलेगा ना, स्टूल के जरिए। तो उसमें ब्लैक ब्लड उसमें आ रहा है, हीमोग्लोबिन गिर गया, लोग अनीमिक हो गए, उनको पता ही नहीं। और ऊपर से जब बड़ी उम्र में लोग होते हैं तो अक्सर उनको ब्लड थिनर्स पे डाल दिया जाता है, ठीक है, एस्कार्ड या ऐसी चीज जो खून को पतला करते हैं, ताकि उनको कोई दिल की बीमारी का कोई अगर वो हो तो उन लोगों को ज़्यादा ख़तरा होता है कि अगर उनकी मैदे में तेजाबियत है या अल्सर है या कुछ, तो वो ब्लीड करना शुरू करेंगे और उनकी ब्लीडिंग रुकेगी नहीं ब्लड थिनर्स की वजह से, तो वो भी पखाने के ज़रिए ही बाहर निकलेगा ब्लड। तो ये सब चीज़ें हमें, ये एक एक्स्ट्रा ये कॉजेज़ हैं, रीज़न्स हैं ब्लीडिंग की। अच्छा जी, बुशरा साहिबा हमें सुन रही हैं पिंडी से, खुशामदीद कहते हैं आपको। इसके अलावा आके बली कहते हैं माशाल्लाह डॉक्टर साहिबा बहुत इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दे रही हैं और बड़ी अच्छी तरह डिस्क्राइब कर रही हैं अपना मौजू। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आमीन सुम आमीन। और रहमतुल्लाह तरीन साहब हमारे साथ हैं। गुलशन आरा हमें सुन रही हैं। अब्बासी साहब कहते हैं कि आपको, डॉक्टर साहिबा को और तमाम सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। कॉलर हैं तो एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, माशाल्लाह का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, जितनी तारीफ करें कम है, बहुत नॉलेज में इजाफा हुआ है। और डॉक्टर साहब जो है माशाल्लाह तजर्बे के लिहाज से 2 घंटे हो गए हैं प्रोग्राम सुनते हुए, घंटा 1.5 घंटा, तो बहुत अच्छी मालूमात और उनके समझाने का तरीका जी। वो डॉक्टर हैं जो मरीज का आधी बीमारी तो वो पूछने पुछाने में ही मरीज ठीक हो जाता है। जी क्या बात है। और अभी आपने देखा नहीं, वरना देखने से भी आधी बीमारी इनकी ठीक हो जाए। माशाल्लाह बहुत ही खुश शक्ल और हसीन खातून भी। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, थैंक यू। और आपका रेडियो का वॉल्यूम ऑन था, तो काइंडली जब भी आप कॉल करें ना तो रेडियो का वॉल्यूम कम रखें और अपनी आवाज़ जो है वो खुद सुनने की रेडियो पे कोशिश ना करें। आयशा कासिम वो कह रही हैं कि कहते हैं कि टमाटर छिलके के साथ खाओ तो नुकसान देता है अंदर जाके, यानी पेट में जाके। ये कैसे, कौन कहता है ये? आयशा कासिम पूछ रही डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल। वही यही हम भी सवाल पूछते हैं कि हमको तो इतना अरसा हो गया ना, 30 साल से ज़्यादा तो एज कंसल्टेंट हो गया। हमें लोग बताते हैं कि लोग कहते हैं कि जी ये दोबारा हो जाता है, अगर ऑपरेशन नहीं कराना ये दोबारा हो जाएगा। तो हम कहते हैं लोग कौन है? तो फिर वो परेशान कि वो कितना पढ़ा है लोगों ने, सब डॉक्टर्स हैं? नहीं जी। तो ये तो टोटके जो है ना, कुछ ना कुछ टोटके सब अपने घरों से, मोहल्लों से और अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार, हर कोई टोटका देने का माहिर होता है। और अपने बचपन से जो बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं ना लोग, तो वो भी एक मिथ्स बन जाती है उनके नहीं। दिमाग और मुझे असल में हैरानी ये होती है इस बात की कि आप अपनी ये इतनी प्राइवेट बात है कि आपको ब्लीडिंग हो गई या कुछ मसले मसाइल हैं, आप कैसे जाके अड़ोसी पड़ोसी और हर एक से डिस्कस कर लेते हैं। तो जितनी बातें सुनेंगे, और अक्सर होता है ना मसला कि वो पहले से अगर जो बातें सुनकर आ जाएं उनके दिमाग में ऐसी फिट हो जाती हैं बातें कि हम कितना भी समझाएं तो वो उनके लिए ये डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे लोग आके पूछते हैं कि जी ये ऑपरेशन अगर कराएंगे तो ये दोबारा हो जाएगा। मैंने कहा आपको अभी प्रॉब्लम है
उसको ठीक करना है कि नहीं करना। जी। अब दोबारा तो अभी जो आपकी उम्र है, अगर आप 40 साल में मेरे पास आ रहे हैं, आपको पाइल्स है, प्रॉब्लम है और ऑपरेट करना है, अब 40 साल अगर आप अपनी यही हैबिट्स दोबारा रखेंगे ना, आदतें वही रखेंगे खराब, जी। तो 40 साल बाद दोबारा हो जाएगा। दोबारा हो जाएगा। तो वो उनको फिर समझ आती है कि जी ये दोबारा, इसलिए कि अंदर तो लाइनिंग है, उसमें खून की नालियां हैं, आप मुस्तकिल जोर लगा लगा के स्टूल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपका पेट का अंदर का प्रेशर जब बढ़ता है, आप जोर लगाते हैं, हर किस्म का प्रेशर बढ़ रहा होता है ना, तो खून की नालियों में भी प्रेशर बढ़ रहा होता ऐसे है, ही। तो कांस्टेंट प्रेशर बढ़ने से खून की नालियों के गुच्छे बन जाएंगे। जी। तो ये तो दोबारा अगर आप उसी तरीके से उसी डगर पे चलेंगे तो डॉक्टर से शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए, अपने से शिकवा शिकायत करें कि हम क्यों अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त का, बहुत अच्छी बात की आपने। कॉलर भी मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके, कैसी है बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। सबसे पहले तो बहुत ही काबिल सलाम मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत अजीज साहबा की खिदमत में अनवर जावेद भट्टी का अस्सलाम वालेकुम और खुशामदी। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम। अब मैं बेटा आपसे, देखिए मैं काफी देर से, यकीन करेंगे, मैं 11 बजे से बैठा हुआ हूँ प्रोग्राम के इंतजार में, जी। और मैं आज 2-3 मिनट ज्यादा लूंगा क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है, वो जितने भी आपके प्रोग्राम लगे हैं ना, जी। आज का प्रोग्राम जो है वो सबसे मुश्किल शोबे से है जी। और सबसे ज्यादा जरूरत थी इस प्रोग्राम की। तो देखिए मैंने अभी ये ब्लूटूथ पे जो है ना, हमारे गांव के 20-25 लोगों को मैंने जो है ना रेडियो ऑन करके दिया है, वो सब सुन रहे हैं। जी। तो गांव में देखें इस किस्म की जो बातें हैं वो बहुत कम लोगों की नॉलेज में है। अब गाँव वालों को पता ही नहीं है कि कौन सा डॉक्टर है जो ईएनटी है। ईएनटी क्या होता है उन्हें यही नहीं पता, क्योंकि वो कभी यही नहीं है। ठीक है ना? जी। तो हम लोग को सिर्फ आप शुक्रिया अदा 98.2 का और आपका और आपके जितने भी मेहमान आते हैं जी। कि उनकी वजह से हमें काफी अवेयरनेस मिल रही है। अच्छा, पहला सवाल मेरा ये है कि इंसानी पेट में छोटी बड़ी आंतें होती हैं, ठीक है नहीं जी। और जो हमारी ग़िज़ा को हजम करके खारिज करती हैं, बाज़ औक़ात जो है ना ये आंतों में सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से वो खारिज होना शुरू हो जाता है। और बाज़ औक़ात तो स्टूल में सिर्फ और सिर्फ खून ही आता है। क्या ये कोई खास खतरनाक बीमारी होती है? इसके अलामत क्या है? और इन बच्चों जवानों को अगर आप हेडफोन पहनेंगे तब तो क्लियर आवाज आएगी। और इसका बगैर ऑपरेशन इलाज जो है वो मुमकिन है। फौरी एहतियात, अगर देखेंगे कि खून बंद ही नहीं हो रहा तो उसकी फौरी एहतियात जो है या डॉक्टर दूर हो तो क्या किया जाए। अच्छा, बवासीर का ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन, आंतों का ऑपरेशन, मुख्तलिफ किस्म के जो कैंसर्स के भी ऑपरेशन होते हैं, फेल ऑपरेशन हो गया, आप माशाल्लाह सारा अंजाम देती होंगी, तो आप इनमें कि आप कौन कौन सी नई जो टेक्निक आ गई है जिनसे तकलीफ और जो रिस्क है वो जो है ना कम से कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, क्या पेट के रास्ते खारिज होने वाला खून जो है ये मरोड़, कब्ज, पेट दर्द, बदहजमी, फूड पॉइजन की वजह से भी हो सकता है? ठीक है। जिसम में किसी भी जगह दृष्टि किस साइज तक खतरनाक होती है और किस साइज में होने के बाद वो ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि उसका टेस्ट जो है ना वो लाजिम हो जाता है। ठीक है। अब स्टूल के रास्ते खून का आना, उल्टी के रास्ते आना, हम लोग इस बात को घर वालों से शर्माते हैं, उसको छुपाते हैं कि क्या इसका शर्माना देर कर देना, यानी कि हम प्रवासी समझते हैं दूसरे लफ्जों में। जी जी। क्या वजह है कि हम इसको शर्माते हैं और लोगों से छुपाते हैं और वजह मालूम करने की कोशिश नहीं करते? हर वक्त इसका तो इलाज तो हो सकता है। आपका पैगाम डॉक्टर साहबों को कहूँगा कि आपका पैगाम कि ऐसा अगर मर्ज हो जाए तो क्या हमें घबराना चाहिए या टेस्ट करवा के किसी स्पेशलिस्ट से रुजू करना चाहिए? ठीक हो गया। और एक मेरा
मेरा अपना जाती सवाल भी है जी कि आपको पता होगा कि मेरी बेटी का 8 माह पहले जो है वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था जी और वो अभी तक जो है ना वो समझ लेंगे बिस्तर मर पर ही पड़ी हैं। उन्होंने गलत ऑपरेशन कर दिया था और स्टोन की जो नालियां थी उनको आंखें थी उसको काट दिया था। तो अभी एक हफ्ता पहले भी डस्का सियालकोट में जो उनका खानिया का ऑपरेशन था और डॉक्टर साहब ने जनाब उनके जो है ना बायोस्कोपी कर दी या वो दिल का जो भी होता है वो कर दिया गया। अब मैं डॉक्टर साहब से सिर्फ इतना सवाल है मेरा कि डॉक्टर साहब क्या ऐसे डॉक्टर हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस बारे में मैं आपकी कीमती राय मालूम करना चाहूंगा। ठीक हो गया, तो बहुत शुक्रिया। इसलिए कि सारे जितने सुनने वाले हैं वो सबकी तरफ से मैं समझता हूँ कि आप जितनी वो आपको दुआएं देंगे ये आपके काम आएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। एक सवाल था इनका, ये जो आखिरी सवाल है उसको हम पहला कंसीडर करते हैं कि इनकी बेटी का ऑपरेशन हुआ था। ये सियालकोट में किसी को छोटा सा गांव है जहां ऑपरेशन हुआ और उनके स्टूल की जो नालियां हैं वो कट गई डॉक्टर से बाय मिस्टेक, या वो डॉक्टर शायद वो रिलेवेंट नहीं थे और वो अभी तक वो बेड पे ही हैं और वो ठीक नहीं हो पाई। तो उनका ये सवाल है कि क्या ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं इस बारे में ये नहीं बता सकती ना कि किस लेवल के डॉक्टर से सर्जरी कराई गई थी, क्योंकि जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रार लेवल पे भी सब लोग अपेंडिक्स का ऑपरेशन तो सभी लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो करेंगे नहीं तो सीखेंगे कहाँ से। ये अलग बात है कि आपको अपने सीनियर की सुपरविजन चाहिए होती है। आप फंस गए तो सीनियर को बुलाएं और सीनियर का काम होता है देखना कि इनकी कॉम्पिटेंस कितनी है, ये कर लेंगे नहीं करेंगे, फंसेंगे, जो भी कुछ है, ये आपस की कोऑर्डिनेशन और ये सब जिम्मेदारी फिर सीनियर्स की ही बनती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अपेंडिक्स जो है वो बहुत कोई आसान ऑपरेशन भी कभी कभी नहीं होता। ज़्यादातर तो आसानी से कर लेते हैं। कभी वो इतनी सोजिश में है या फट गया है या उसने वो इतना जाम हो गया है अपने इर्द गिर्द आंतों के साथ, क्योंकि वो अपेंडिक्स उस जगह होता है जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत के साथ मिल रही होती है। वहाँ पे ये बड़ी आंत में छोटा सा अपेंडिक्स लटक रहा होता है। अब अगर वो उसकी इन्फेक्शन की वजह से चीज़ें जाम हो गई हैं इतनी ज़्यादा कि सब गुच्छा बन गया और छुड़ाने में और अपेंडिक्स को निकालने में और करने में कहीं पे डैमेज हो गई थोड़ी सी आंत, उसमें ये इसको फीकल फिस्टुला बोलते हैं, वहाँ से गंद आना शुरू और बैग लगाना पड़ गया या कुछ। कभी कभी हमें बाकायदा पूरी आंत काट के जोड़नी भी पड़ जाती है। इतना बुरा हाल होता है कि हम नहीं कर पा रहे होते तो हमें छोटी आंत को भी बड़ी आंत से जोड़ के अलग से और वो पीस सारा निकाल देना पड़ता है। अब अगर वो हुआ तो भी जो है कोई भी जो अच्छा सर्जन है उसको वो बैग खुदा ना खास्ता किसी वजह से बैग भी लग गया तो वो 3 महीने में दोबारा से ऑपरेशन करके दोबारा जोड़ दिया जाता है। तो ये क्यों अभी तक बिस्तर पे पड़ी है, मुझे क्योंकि उसकी डिटेल्स पता नहीं है तो वो कहा नहीं जा सकता। देखिए, जानबूझ के तो कोई भी नहीं होता ना। कॉम्प्लिकेशंस तो हर ऑपरेशन की इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। हम किताबें पढ़ते हैं वो अंग्रेज़ों ने लिखी हुई हैं, हमने तो लिखी नहीं है कोई भी चीज़। अंग्रेज़ों ने इतना रिसर्च किया है, इतना जितनी कॉम्प्लिकेशन है दुनिया भर की वो किताबों में लिखी हुई है। इसका मतलब है उनसे भी हुई है ना, होती हैं। तो कॉम्प्लिकेशन होना जो है, आप जब कंसेंट लिखते हैं, इजाज़त देते हैं ऑपरेशन की, तो आप तैयार होते हैं कि कोई बेहोशी की उसमें दौरान में कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, सर्जरी की कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। हाँ, उनका काम ज़रूर होता है आपको इत्तला देना कि भाई ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और फिर आप साइन किया करें, पूछ लें कि क्या क्या हो सकता है। अब अगर कोई चीज़ हो गई, कोई कॉम्प्लिकेशन खुदा ना खास्ता हो गई, तो वो किसी की अच्छे से अच्छे सर्जन से भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि किसी ने जानबूझ के कोई कर दिया कि आपने कटहरे पे ले जाके या कुछ कर दिया। ठीक है, अब आपसे कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुई, नंबर 1 आपको उसी टाइम पर उसको
ठीक करना भी आना चाहिए। जी अगर आप जूनियर सर्जन हैं, आपने अपने सीनियर को बुलाना है और सीनियर ने उसको ठीक कर देना है। जी या अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी लंबी चौड़ी किसी को कोलोस्टमी ना आइलियोस्टमी या कोलोस्टमी का बैग लग गया, यहाँ आंत बाहर निकाल के बैग लगा दिया गया है, वो भी 3 महीने में बंद हो जाएगा। उसको दोबारा ऑपरेशन करके जोड़ के अंदर डाल देंगे, बैग बंद कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा मतलब है ऐसी कोई खुदा ना खास्ता अपेंडिक्स के बाद ऐसी चीज़ नहीं कोई कॉम्प्लिकेशन होती कि वो महीनों चल रही है या महीनों मरीज जो है वो बिस्तर पे पड़ा रह गया। ठीक है। तो मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन ये कि जानबूझ के, हाँ अगर आप क्वालिफाइड नहीं है और आप सर्जरी कर रहे हैं तो जरूर आप उनको कटहरे में ले जाइए, है ना। मगर जो मजे की बात यह है कि उनके पास सब जा रहे होते हैं अपनी बवासीर भी ठीक कराने, वो जला जला के और तेजाब लगा लगा के, और वो बाहर की जो स्किन टैग्स हैं उसको काट रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, उसको जला रहे हैं। उनको तो कोई नहीं लेके जाता कटहरे में, वो तो नहीं है ना क्वालिफाइड, वो तो क्वैक्स है, उनको क्वैक्स बोलते हैं। इन लोगों के खिलाफ तो मुहिम चलानी चाहिए। तो डॉक्टर्स के साथ जरूर आप देख लें वो क्वालिफाइड है नहीं है। आप इमरजेंसी में ले गए, जूनियर ने किया, सीनियर ने देखा नहीं देखा, फिर खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, आप कंसेंट जब साइन कर रहे हैं आप उनसे पूछें कि क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, उसके बाद आप इजाज़त दीजिए ऑपरेशन की। लेकिन अगर किसी कॉम्पिटेंट और सीनियर आदमी से भी फूल प्रूफ काम कोई नहीं कर सकता, हम खुदा तो है नहीं, तो फूल प्रूफ काम नहीं हो सकता। क्यों, ज़रूर कभी ना कभी कोई डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं, मसले हो जाते हैं, कोई गड़बड़ हो जाती है, लेकिन आपको उसको ठीक करने भी आना चाहिए, आपको उसके लिए तैयारी भी होनी चाहिए, आपकी हेल्प बुला लीजिए, कुछ भी हो, लेकिन वो आप उसको उनकी कॉम्पिटेंस में, एक अच्छा सर्जन होता है ना 100 में 2-4 मरीज कभी कॉम्प्लिकेट हुए, लेकिन एक हम कहते हैं कि जी वो अच्छा सर्जन, उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है कि उसके आधे मरीज खराब हो जाते हैं, है ना। तो ये भी चीज़ देखनी होती है। तो आप उसको एक बगैर रीज़न जाने ये नहीं कह सकते कि हमने उनको कटहरे में खड़ा करना है कि नहीं, हमें बिल्कुल इस केस का डिटेल तो पता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको थोड़ी बहुत जो बात थी वो मैंने बता दी। इनके मजीद जो सवाल थे मुख्तसर हम उनके जवाब लेते हैं। एक उनका सवाल ये था कि कभी कभार जो पेट से खून आता है स्टूल में, वो पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ हो या आंतों में इन्फेक्शन हो जाए तो उस वजह से भी आता है, ये दुरुस्त देखिए है? आंतों में इन्फेक्शन जो है ना, ऐसे नहीं, हम आंतों को तो नहीं चेक कर रहे हैं ना, तो हम कैसे लेबल कर देंगे कि आंतों में इन्फेक्शन हो गया। आंतों में ऐसा कोई इन्फेक्शन होता नहीं है। वो अक्सर जो लोगों का पेट खराब हो जाए या गैस्ट्रोएंटराइटिस जिसको बोलते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो, 1-2 दिन आपको बुखार चढ़ गया, पेट खराब हो गया, डायरिया हो गया या वॉमिटिंग हो गई या क्या, फिर वो एंटीबायोटिक हमने दे दिया, वो ठीक भी हो जाता है। हाँ, बवासीर जो ब्लीडिंग है वो नीचे का अगर एरिया आपका, जैसे अमीबिक डिसेंट्री, अमीबाइसिस होता है, उसके अंदर बड़ी आंत में सोजिश हो जाए, वो भी दवाइयों से ठीक हो जाती है अगर उसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है। ठीक है। तो दूसरी जो मैंने आपको बताया कि जो आंतों की खास सोजिश की बीमारियां होती हैं, वो मसले, वो थोड़ा मसला उनमें होता है, उसमें डायरिया, बार बार दिन में 5-6 दफ़ा स्टूल पास कर रहे हैं, पतला है, और म्यूकस है ना जिसको आम जबान में आऊँ कहते हैं या चिकनाई कहते हैं, वो भी आ रही है, ब्लड भी आ रहा है, पस भी आ रही है, बार बार डायरिया, ये सब अलामात हैं कि इनको आंतों में कोई सोजिश की बीमारी है, जिसको जो ऑटो इम्यून यानी अपनी ही बॉडी अपनी ही ऑर्गन्स के खिलाफ अगेंस्ट काम कर रही है, उसमें फिर स्टेरॉइड्स देना, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करना, उनको उसमें सर्जिकल, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो तो सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है, बहुत सारे होती है, मगर उसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। तो आपको अगर ब्लीडिंग हुई है तो ज़रूर बजाय अड़ोसी पड़ोसी से पूछने के डॉक्टर से ही सीधा सीधा पूछ लें। अड़ोसी पड़ोसी ने अगर आपको बोल दिया खुदा ना खास्ता आप कोई ख़तरनाक बीमारी लेके बैठे और उन्होंने कहा रे कोई फिक्र की बात नहीं, ये तो मुझे भी होता था, ये तो मेरी अम्मी को भी होता था, ये तो ठीक हो जाएगा, ये बवासीर है, और आपको कोई ख़तरनाक बीमारी है, तो फिर कसूरवार फिर हम खुद भी हुए ना। जी बिल्कुल दुरुस्त। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं और आपके तमाम सवालों के जवाब जो बड़े पेशेंस से दे रही हैं। कुछ सवाल आपके ऐसे जो पहले जवाब हमें मिल चुके हैं, अगर आपने शो थोड़ा सा लेट सुनना शुरू किया, भट्टी साहब तो आप सुनेंगे प्रीवियस शो,
तो आपको मिल जाएंगे जवाब। सज्जाद हुसैन मलिक साहब डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, कहते हैं बेटा जी डॉक्टर साहिबा ने पपीते की जो क्वालिटी बयान की है और जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अगर हम सब इस पर अमल कर लें तो अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और मैं तमाम बातों से डॉक्टर साहिबा की एग्री करता हूँ। अल्लाह पाक डॉक्टर साहिबा को सदा शादो आबाद रखे, उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और दोनों जहान की कामयाबियां उनको दे। आमीन। आप ही लोगों के लिए ये है, आप ही अगर वो नहीं सुनेंगे या बात मानेंगे, हम कहाँ जाएंगे फिर। मंजर महमूद साहब कतर से सुन रहे हैं डॉक्टर साहिबा, वो कहते हैं कि हुमैरा सदफ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में आप प्रोग्राम पेश करती हैं, सुनकर खुशी होती है। अल्लाह ताला आपको और डॉक्टर साहिबा को खुश रखे, सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। सलमान हमीद साहब डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन किया उन्होंने यूके स्कॉटलैंड से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मौसम शो। और इस वक्त सुबह 8:48 है वहाँ यूके में और क्लाउडी वेदर भी लिख दिया। और नुसरत अनीस जी अस्सलाम वालेकुम आपको, वालेकुम सलाम, और खुशामदीद भी उन्होंने कहा, बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर साहिबा बार बार मैदे के मुंह पे सूजन क्यों आ जाती है, ये सवाल है हमारे एक लिसनर है आबिद अमीर उनका। अच्छा, ये मुझे कुछ भी समझ नहीं आई कि मैदे के मुंह पे सूजन क्या चीज ये मेरा होती ख्याल है। है कि ये बड़ी आंत के आखिरी हिस्से को जिसे हम रेक्टम कहते हैं, रेक्टल कहते हैं, उसी की बात मैदे का मुंह तो मैं स्टमक को समझ रही थी, अगर आप कह रही हैं कि वो मैदे क्या। मगर मुझे लगता है कि उनके सवाल से, क्योंकि अगर मैदे के मुंह पे उनकी सूजन है, उन्हें कैसे पता चलेगा विदाउट डायग्नोसिस। देखिए सूजन, मैं आपको बताऊं कि अगर ये आपकी एनस पे स्टूल पास करने की जगह पे आपको कभी स्वेलिंग हो जाती है और बड़े बड़े छोटे मतलब वो छोटी छोटी सी बॉल्स की तरह सूज जाता है, तो यकीनन आपको कभी ज़ख़म था वहाँ पे। और ज़ख़म के बाद कि क्या होता है कि आपके स्टूल पास करने के पट्टे अकड़ जाते हैं। जैसे आप जब स्टूल पास करती ना, ये पट्टे खुलते हैं तो स्टूल पास होता है। आप अगर अचानक रोकना चाहें, अपने आप को अकड़ा लें, तो ये पट्टे अकड़ जाते हैं, जगह बंद कर देते हैं। अब ये जो आपको कट लगा ना, जिसको हम फिशर कहते हैं, वो पेनफुल कंडीशन है। उससे क्या होता है, ये पखाने के रास्ते के बिल्कुल आखिरी मसल्स अकड़ जाते हैं, टाइट रिंग बना देते हैं, जगह को तंग कर देते हैं, जिसकी वजह से अब आपको स्टूल पास करना और मुश्किल लगेगा। आपको लगेगा आपकी कब्ज बढ़ती जा रही है, आपको स्ट्रेन ज़्यादा करना पड़ता है और वहाँ से वो छिलेगा और दुखेगा और जख्म होगा, और उसके साथ जो उसकी बाहर की स्किन है सूज के बाहर निकल आएगी। वो आपको शायद उसको सूजन बोलते हैं। तो वो फिर जब अगर आप स्टूल पतला रखेंगे, ट्यूब लगा लेंगे, वहाँ पे मरहम लगा लेंगे और गर्म पानी की टकोरे लें, दिन में 2-4 दफ़ा उसमें बैठें 15-15 मिनट के लिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अब 2 सवाल आए हैं। एक सवाल मेरे जहन में आया कि एक तो लोग क्या करते हैं कि जब ये स्वेलिंग हो गई एनस पे या मैदे के आंत के जिसे कह रहे हैं आखिरी हिस्से पे, तो खुद ही इंटरनेट से सर्च करते हैं कोई ट्यूब बवासीर के नाम लिखकर या पाइल्स का ट्रीटमेंट, और खुद ही ट्यूब डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर वो जो मरहम है या ट्यूब है वो लगाना शुरू करते हैं। ये कितना हार्मफुल हो सकता है किसी के लिए, ये ज़रूर बताएं। ये बहुत कॉमन है, ये मैंने लोगों को देखा है करते हुए कि इंटरनेट से सर्च किया कि ट्रीटमेंट फॉर पाइल्स और ट्यूब या मेडिसिन फॉर पाइल्स, और वो खुद ही ट्रीटमेंट। अच्छा देखिए, मैं फिर से ये बताऊं कि पाइल्स जो है ना, वो पेनलेस कंडीशन है। पाइल्स में या बवासीर में दर्द नहीं होता है, अनलेस कि वो इतने बड़े हैं और बाहर ही निकल गए हैं और फंसी गए हैं, तो वो उसमें दर्द जरूर होगा। लेकिन पाइल्स में सिर्फ टप टप खून गिरता है। पाइल्स में, बवासीर में ब्लड दर्द नहीं होता है। दर्द फिशर में होता है, जिसमें क्रैक आ गया है स्किन में और मसल्स जैम हो गए हैं, ये उसमें दर्द होता है। तो पाइल्स का दर्द और ऑइंटमेंट जो है ना दर्द के लिए जो बना है, वो पाइल्स में कुछ नहीं करेगा। पाइल्स अगर अंदर है ना और ब्लीडिंग हो रही है, आप कितनी भी दवाएं लगा ले, उसने क्या कर लेना है बेचारी ने। तो दर्द वो तो उस वक्त आपको काम आएगी, ये जो नम कर देगी उस जगह को, ज़रा सुकून पहुंचाएगी, ठंडक पहुंचाएगी। ट्रीटमेंट है उसका फिशर का। अब वो फिशर में पेन होता है। हाँ, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन था, आपने स्टूल पास किया, थोड़ा आपका लग रहा है आपको कुछ स्वेलिंग सी हो गई है, और हार्ड स्टूल पास करने के बाद और दुख रहा है थोड़ा सा, तो आपने ऑइंटमेंट लगा लिया। ऑफ द काउंटर भी ऑइंटमेंट मिलते हैं, वो लगा लिया, कोई हर्ज नहीं है। फिंगर से लगाएं, उसकी एप्लीकेटर से ना लगाएं तो बेहतर है। अच्छा, आयशा कासिम कह रही हैं कि दीवारों पर डॉक्टर साहबा अक्सर लिखा होता है कि बवासीर का शर्तिया इलाज, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो अगर वो शर्तिया इलाज हो रहा होता तो हम आउट ऑफ बिजनेस हो चुके होते। तो वो जो है हर जगह, आप जगह जगह देख लीजिए शहर में, वो खूनी और बातनी बवासीर का मुकम्मल इलाज।
और हमारे पास पेशेंट फिर कॉम्प्लिकेट होकर आते हैं। मैंने आपको कहा ना, वो तेज़ाब से या किसी भी तरीके से वो बाहर जो स्किन लटक रही है उसको काट के जला दिया या कुछ भी कर दिया, और फिर वो रोते पीटते पेशेंट हमारे पास पहुंचते हैं कि वो इतना जल गया और इतना टाइट जगह हो गई कि अब उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, कि वो स्टूल पास करना उनके लिए दिक्कत हो गई। ये बहुत डेंजरस कंडीशन होती है। और हम भी जब ऑपरेशन करते हैं तो हमें ख्याल रखना पड़ता है कि कितने भी बड़ी बवासीर हो, आपको बीच बीच में स्किन छोड़ छोड़ के ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि जब हीलिंग होगी तो हमें वहाँ स्किन चाहिए। अगर स्किन उड़ गई, वहाँ से गायब हो गई, तो वो जगह बंद हो जाएगी। और फिर कभी कभी इतनी भी ज़्यादा मसला होता है कि आपको फिर बड़ी आंत पेट पे बाहर निकाल के बैग भी लगाना पड़ जाए। तो ये बड़ा डेंजरस है। इन शर्तिया इलाज वालों के पास मेहरबानी करके ना जाएं तो बेहतर है। अच्छा, आखिरी सवाल है कि एंडोस्कोपी इस पूरे ट्रीटमेंट में क्या रोल प्ले करती है, सुनने वालों को बता दें। देखिए, एंडोस्कोपी का मतलब होता है कि मुंह से या पखाने के रास्ते से आप कोई भी लंबी सी ट्यूब डालें, और ऊपर से डालेंगे तो मैदे का और छोटी आंत का बिल्कुल शुरू का हिस्सा उसका मुआयना कर सकते हैं, नीचे से डालेंगे तो आप पूरी बड़ी आंत का मुआयना कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ऐसी कंडीशंस में देखें, जो मैंने कहा कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जैसे पॉलिप्स हो जाते हैं, उनके ख़ानदानी ये बीमारी भी होती है। अगर किसी को ख़ानदान में कैंसर था बड़ी आंत का या रेक्टम का, उनके अंदर वो घर वालों को और भी एंडोस्कोपी करानी चाहिए। वो नीचे से मुआयना करेंगे पूरी बड़ी आंत का। तो कैंसर को रूल आउट करने में या बड़ी आंत का जो भी सोजिश की बीमारियां हैं, या कोई और मसला है, कोई छोटा सा ग्रोथ बन गई है, कोई पॉलिप है, उसको निकालना है, बहुत सारे काम हो सकते हैं कोलोनोस्कोपी से। और ख़ास तौर पे बड़ी उम्र में तो लाजिम है कराना। नीचे से अगर ब्लीडिंग है भी तो ये देखना लाजमी है कि ऊपर कहीं कोई कैंसर तो नहीं बैठा हुआ है, और हम नीचे से बवासीर को करके आ जाएं और पता चले मामला उधर ही वैसे का वैसे ही बैठा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, साथ साथ आप सुनने वालों को ये भी बताएं, क्योंकि आप अब तशरीफ़ लाई हैं, लोगों ने आपको सुना है, बहुत सारे लोग आपकी बातों से सेटिस्फाई भी हुए, और वो यकीनन चाहेंगे अगर उनको ऐसा कोई मसला होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो शर्म के मारे ये बताते ही नहीं है। और लाइव कॉल्स भी इसीलिए कुछ हमारी कम रही, वरना बहुत ज़्यादा रेशो होता है कॉल्स का। तो एक तो ये कि डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और वो आप अब उनको अच्छी लगी है चूँकि आपकी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई, तो आप ये भी बता दें कि ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में आप किस किस दिन OPD करती हैं, आपसे कैसे वो कंसल्ट कर सकते हैं, डेज बता दीजिए, टाइमिंग बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ियाउद्दीन तो मैं नॉर्थ आज़माबाद और ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन मंगल, जुमेरात और हफ्ते को होती हूँ। सुबह 12 बजे मैं ज़ियाउद्दीन नॉर्थ आज़माबाद में होती हूँ, और शाम को 4 बजे ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन में इन दिनों में होती हूँ। ठीक हो गया। चलें जी, आपको पता चल गया डॉक्टर साहिबा की टाइमिंग। इसके अलावा आप कंसल्ट करने के लिए कर सकते हैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में, आप कॉल कीजिए और इनका अपॉइंटमेंट लीजिए। ज़ाहिर है कहीं भी आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो पहले अपॉइंटमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है, और जाइए। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का रूल हर जगह फॉलो होता है, तो आपके यहाँ भी यकीनन यही होता होगा डॉक्टर साहिबा, ऐसा ही है जी। अपॉइंटमेंट से आ जाते हैं लोग, वही मोस्ट वेलकम। लेकिन बस अड़ोसी और पड़ोसियों और उनकी बातों से ज़रा कम उन पे ध्यान दिया कीजिए, और डॉक्टर की बात ज़्यादा अच्छी तरह से सुन लिया कीजिए। अच्छा, किसी को अगर मस्से हों ये आपके एनस में, या ये जो हम रेक्टम कह रहे हैं, आंत का आखिरी हिस्सा जिसे कह रहे हैं, तो एक सवाल है आबिद अमीर साहब का कि लोग कहते हैं कि गोश्त ना खाएं, तो क्या ये दुरुस्त है? नहीं जी, हम कोई चीज़ से मना नहीं करते, गोश्त खाएं। आपको फिर देखें, पब्लिक को अपना अपना हैबिट्स का और क्या खाते हैं और उसके बाद क्या होता है वो उनको अपना ज़्यादा पता चल जाता होगा, तो वो खुद ब खुद वो चीज़ कम कर सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से खाने पीने में किसी किस्म का कोई परहेज़ नहीं है कि ये नहीं खाओ, बड़ा छोटा गोश्त नहीं खाओ, गरम नहीं खाओ। हमारे यहाँ गरम ठंडा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये लोग मरीज़ मुझे समझा रहे होते हैं कि गरम क्या होता है और ठंडा क्या होता है, तो मैं उनसे खुद सीखने की कोशिश करती हूँ, इसलिए कि साइंस में गरम और ठंडा कोई चीज़ नहीं है। तो गोश्त खाएँ, मुर्गी खाएँ, अंडे खाएँ, मछली खाएँ, जो मर्ज़ी खाएँ, सिर्फ एक्स्ट्रा फाइबर, फ्रूट और सलाद और वेजिटेबल, ये ज़्यादा चीज़ें खा लें तो आप ठीक रहेंगे। और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, वर्जिश करें, चला फिरा करें, 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर डेली वॉक करें, भागें दौड़ें, खेलें कूदें। औरतें आती हैं मेरे पास, उनसे पूछो आप रस्सी कूदती थी? कि हाँ जी, जब मैं छोटी थी तो मैं स्कूल में थी, रस्सी कूद। आप कूदती हैं? नहीं। तो मेरा मतलब है फिर सब कुछ बंद कर देता है इंसान। चलना फिरना, खेल कूद, तमाशे, ये सारी ज़िंदगी जारी रखें, आप ठीक रहेंगे। और बेसिक चीज़ें जो हैं वो प्रोसेस्ड फूड कम से कम खाएं, और सलाद और सब्जियां और फ्रूट खाएं, आप ठीक रहेंगे।
ये आज का आखिरी मैसेज भी था जो डॉक्टर साहिबा ने आपको दिया है कि आपने अपना लाइफ स्टाइल बदलना है, फ्रूट सब्जियों का इस्तेमाल करना है, सैलड का इस्तेमाल करना है, ऐसी ग़िज़ाएँ शामिल करनी है अपनी ग़िज़ा में कि जो फाइबर से भरपूर हों, और जंक फूड से आपने अवॉइड करना है जितना हो सके। डॉक्टर प्रोफेसर नुसरत अनीस साहिबा हमारे साथ थी, कंसल्टेंट जनरल सर्जन एंड लेप्रोस्कोपी आप करती हैं, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में से आपका ताल्लुक है। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त बहुत निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। आप तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे मिथ्स जो लोगों के जहन में थे आपने क्लियर किए, मेरी भी काफ़ी पॉइंट्स जो जहन में थे वो आपने क्लियर किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक आपका यू बहुत सो मच। शुक्रिया। इजाज़त लेंगे सुनने वालों से, जाते जाते कहेंगे जी अपना अपने दोस्तों का